नमस्कार। साल 2026 की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही आ रहा है साल का पहला बड़ा आईपीओ। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की, जो कोल इंडिया की ही एक सब्सिडियरी है। तो चलिए इस विश्लेषण में इसके हर पहलू को एकदम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70%। बाजार में इसी की सबसे ज्यादा चर्चा है। ये है इस आईपीओ का शुरुआती ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब जीएमपी। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाजार को ऐसी उम्मीद है कि ये शेयर अपने इशू प्राइस से 70% तक ऊपर लिस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है। ये बदलता रहता है और लिस्टिंग वाले दिन मुनाफा होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो हर निवेशक के मन में होगा। क्या ये आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग वाले दिन के मुनाफे के लिए है, या फिर इसमें लंबी रेस का घोड़ा बनने का दम भी है? देखिए, शॉर्ट टर्म गेन तो आप कह सकते हैं कि बाजार के मूड-पटी का होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की कहानी तो कंपनी के फंडामेंटल्स और उसकी इंडस्ट्री का भविष्य लिखते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों पहलुओं को खंगालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये 2026 का पहला मेन बोर्ड आईपीओ है। और खास बात यह है कि ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब एक पीएसयू की तरफ से है। अब पीएसयू आईपीओज ना अक्सर इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार का हाथ होता है, जो एक तरह से सेफ्टी का एहसास देता है। लेकिन हाँ, सरकारी कंपनियों की अपनी चुनौतियां भी होती हैं, जैसे फैसले लेने में देरी। और यही बात इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना देती है। तो चलिए अब जरा कंपनी को करीब से जानते हैं। आखिर ये भारत कोकिंग कोल, जिसे हम बीसीसीएल कह रहे हैं, ये करती क्या है और हमारे देश के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? तो देखिए, बीसीसीएल जो है वो पूरी तरह से कोल इंडिया की ही कंपनी है, मतलब 100% सब्सिडरी। और इनका मेन काम है कोकिंग कोल बनाना। अब आप सोचेंगे, ये कोकिंग कोल क्या भला है? ये वो खास कोयला है जो स्टील बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चे माल में से एक है। तो आप समझ सकते हैं, भारत का स्टील सेक्टर जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए बीसीसीएल एक रीढ़ की हड्डी जैसी है। और जाहिर सी बात है, जब स्टील की मांग बढ़ेगी तो बीसीसीएल का काम भी बढ़ेगा। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिखाई है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी नंबर्स पर। वो आंकड़े जो किसी भी निवेशक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, आईपीओ 9 जनवरी से 13 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 21 से 23 रुपए प्रति शेयर का। एक लॉट में होंगे 600 शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को अप्लाई करना है तो कम से कम लगभग 13,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब ये अमाउंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा फैसला हो सकता है, तो अपनी रिसर्च जरूर कर लें। और पूरे इश्यू का साइज है 1071 करोड़ रुपए का। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये आईपीओ पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है, जिसे हम ओएफएस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा। नहीं, वो सीधा जाएगा भारत सरकार के पास, जो अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। अब ये सरकार के अपने विनिवेश के टारगेट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन कई इन्वेस्टर्स इसे एक नेगेटिव पॉइंट की तरह भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रमोटर कंपनी में अपना हिस्सा बेचकर निकल रहे हैं, ना कि कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा जुटा रहे हैं। तो अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस आईपीओ के सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है इसकी ताकतें और दूसरी तरफ है इसमें छुपे हुए जोखिम। चलिए जरा दोनों को तराजू पर रखकर तौलते हैं। तो अगर हम ताकत की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कोकिंग कोल मार्केट में बीसीसीएल की एक तरह से मोनोपोली है। स्टील सेक्टर से डिमांड लगातार बनी हुई है, ऊपर से ये एक सरकारी कंपनी है। और ये बात ध्यान देने वाली है, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जोखिम भी है, जैसे कोयला इंडस्ट्री पर एनवायरनमेंट को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा है। सरकारी पॉलिसी कभी भी बदल सकती है, इसका खतरा हमेशा बना रहता है। और जैसा हमने बताया, ये ओएफएस है, तो कंपनी को ग्रोथ के लिए कोई नया पैसा नहीं मिल रहा। ये सब चिंता की बातें हैं। अच्छा, इस आईपीओ में एक और पॉजिटिव बात है। जो लोग पहले से ही कोल इंडिया के शेयर होल्डर हैं और जो बीसीसीएल के कर्मचारी हैं, उनके लिए एक स्पेशल कोटा रखा गया है। अब इसे अक्सर बाजार में एक अच्छे साइन की तरह देखा जाता है। सवाल है क्यों? क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी अपने लोगों की, अपने कर्मचारियों की और अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स की परवाह करती है। और जब कंपनी के अपने लोग ही उस पर भरोसा दिखाते हैं, तो ये बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा संकेत होता है। तो हमने ताकत देख ली, जोखिम समझ लिए, नंबर्स पर भी नजर डाल ली। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। चलिए इसे अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी नज़र सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन यानी लिस्टिंग वाले दिन के मुनाफे पर है।
तो जो लोग लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं उनके पास 3 ठोस वजहें हैं। पहली, जैसा हमने शुरू में बताया, करीब 70% का तगड़ा जीएमपी। दूसरी वजह, पीएसयू आईपीओस को लेकर बाजार में अक्सर एक पॉजिटिव माहौल रहता ही है। और तीसरा, यह साल का पहला बड़ा आईपीओ है, तो जाहिर है सबकी नजरें इसी पर हैं, जिससे इसमें अच्छा खासा बज़ बना हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई इसमें लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने की सोच रहा है तो उसे कुछ और बातों पर भी गौर करना होगा। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से कुछ चिंताएं हैं। पहली, ये ओएफएस है, मतलब कंपनी को अपने विकास के लिए कोई नया फंड नहीं मिलेगा। दूसरी, पूरी दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, ऐसे में कोयला सेक्टर का भविष्य थोड़ा धुंधला लगता है। और तीसरी और बहुत अहम बात, आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ईएसजी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मतलब वो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना पसंद करते हैं जो एनवायरनमेंट और सोशल मुद्दों पर अच्छा काम करती हों। हो सकता है ऐसे निवेशक इस आईपीओ से दूरी बनाकर रखें। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि बीसीसीएल में पैसा लगाना क्या है। क्या ये भारत के स्टील सेक्टर के मजबूत भविष्य पर लगाया गया एक स्मार्ट दाव है, या फिर ये एक ऐसे ईंधन पर लगाई गई बाजी है जिसका सूरज धीरे धीरे ढल रहा है? इसका जवाब जो भी हो, वही तय करेगा